हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षारक एवं लवण स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो उन सभी वीडियोज का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा करके पहले चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लास्ट में पढ़ते हैं और सोचते हैं हम लास्ट का 1-2 महीना पढ़ करके अच्छा नंबर ले आएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ ही बच्चे ऐसा कर पाते हैं। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उसका परिणाम हमें अच्छा मिले, तो ये तभी संभव होगा जब आप उस काम के लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे, लगातार शुरू से मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, तभी उस काम का परिणाम अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में 90% अंक लाना चाहते हैं, 95% अंक लाना चाहते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब आप अपने आप को शुरू से रगड़ेंगे, शुरू से हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। लास्ट का 1-2 महीना पढ़ करके कोई टॉप नहीं करता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं, और वही टॉप करते हैं जो शुरू से पढ़े होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं पहला लेक्चर आपको पढ़ा दूं, इस वीडियो को देख लिए और इसके बाद अगर मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो आपको लगातार वीडियोज को देखना है, लगातार अपने पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। तभी आप अच्छा रैंक ला पाएंगे और तभी आप अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू से पढ़िए, लास्ट का इंतजार मत कीजिए कि लास्ट में हम 1-2 महीना पढ़ेंगे और अच्छा अंक ले आएंगे, ये कभी नहीं होता है। तो पहला चैप्टर क्या है, मतलब दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल क्षारक तथा लवण। तो अम्ल क्षारक तथा लवण यानी चैप्टर से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हमें अम्लों के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अम्ल है। तो अम्ल के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं और इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला डिफिनीशन क्या है अम्ल का, तो देख लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अथवा जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, वही क्या कहलाता है, तो अम्ल कहलाता है, ठीक है। बहुत आसान डिफिनीशन है इसका। ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा हो, या प्रैक्टिकली रूप में देखें तो जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर दे, उसे अम्ल कहते हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। एक डिफिनीशन और इसका होता है कि वे पदार्थ जिनको जल में मिलाने पर वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनीशन भी आप याद कर सकते हैं। जिनको जल में क्या करने पर, मिलाने पर वो क्या हमें देते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसे अगर हम क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। अगर हम इसको जल में मिलाएंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, यानी H+ आयन प्लस Cl- आयन में। तो ये क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा। तो ये एक ऐसा भी डिफिनीशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्वाद में खट्टा हो, या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, या ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर वो H+ आयन दे, अम्ल कहलाता है। जैसे सिरका हो गया, नींबू हो गया, इन सब का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। संतरा हो गया, इमली हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे लिखा गया है अम्लों के प्रकार। तो अम्ल जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, उसमें ज्यादा पावर होगा। दुर्बल का मतलब थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। तो अम्ल 2 प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो पहला देख लेते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतया का मतलब पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आयनित का मतलब क्या होता है, जिसे जल में घोलने पर वो आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। आयन का मतलब उनके ऊपर जितना चार्ज होता है, अगर उस रूप में वो विभाजित हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, उसे ही क्या कहेंगे हम, आयनित हो गया, यानी कि वो आयन में विभक्त हो जाते हैं। तो अगर पूर्ण रूप से वो आयन में टूट जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो आखिर ये कैसे आयनित होते हैं, तो आपको इनका रिएक्शन भी पता होना चाहिए।
जैसे हम ले लेते हैं H2SO4, यहाँ पर HCl का बनाया गया H प्लस प्लस Cl माइनस में ये आयनित हो जाता है। अगर हम H2SO4 का देखें तो ये कैसे आयनित होता है, 2H प्लस SO4 माइनस 2, इस रूप में क्या होता है, यह आयनित हो जाता है। इसके पावर -2 है क्योंकि SO4 का जो चार्ज होता है, जो आयन होता है, वो -2 होता है, और इसके पावर +1 है, यानी हाइड्रोजन के पावर +1 होता है। ठीक है, तो H प्लस अब प्लस हो जाएगा SO4 के पावर -2। तो अगर इस रूप का आपको मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे, यानी कि वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो कम से कम 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, क्योंकि आपके पेपर में 20 अंक का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है H2SO4, HCl और HNO3 ये सब क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल होते हैं। अब दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होगा, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें आपको एक उदाहरण याद रखना है HCN, दूसरा क्या हो जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, ये पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, इसलिए इनको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो ये था अम्लों के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है अम्लों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार कौन कौन से थे। अब टॉपिक है अगला अम्लों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या क्या मतलब अम्ल का क्या विशेषता होता है, ये सब हमें जानना है। तो हमने डिफिनीशन में ही पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तो यही सब क्या करना है, हमें भौतिक गुणधर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और तथा जल में क्या होता है, विलेय होता है। दोस्तों एक एक बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि अम्ल जल में विलेय होता है या नहीं, तो आपको बताना होगा कि अम्ल जो होता है जल में विलेय होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके पूछ देगा, इसलिए आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझना है। दूसरा इसका क्या हो जाएगा गुणधर्म, अम्ल नीली लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अभी आपने डिफिनीशन में ही पढ़ा था। तीसरा क्या हो जाएगा, अम्लों की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, संक्षारक होती है, और इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा भौतिक गुणधर्म हो जाएगा। अब आता है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अब ये रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक का मतलब होता है इसमें हमें रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसा गुणधर्म बताना है कि वो उनसे क्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, रिएक्शन बना करके बताना है कि आखिर इनका जब इनसे रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगा, तो हमें क्या मिलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। जैसे पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। अगर कोई अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये हमें बताना है, और इसकी अभिक्रिया कैसे हो रहा है ये भी आपको लिख करके बताना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया हम धातुओं के साथ कराते हैं, धातु का मतलब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर इन सब के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लास्ट में हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे अगर हम क्या ले लेते हैं, क्या दिया है, धातु के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर हम एक धातु ले लेते हैं, क्या, सोडियम, यानी कि Na धातु ही होता है, और इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं अम्ल से, यानी HCl, एक अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अभी आपने पढ़ा था प्रबल अम्ल में। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, तो जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो लास्ट में दिया हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो Na जो करेगा रिएक्शन कर लेगा Cl माइनस के साथ। जब भी कोई यौगिक बनता है तो एक के पावर प्लस होना चाहिए और दूसरे के पावर माइनस चार्ज होना चाहिए, तभी वो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे।
तो Na की पावर +1 है, यहाँ पे Cl की पावर -1 है, तो Na जो होगा Cl के साथ मिलकर के एक यौगिक बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl। अब प्लस में क्या मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस, H यहाँ पर बचा भी है तो ये हो जाएगा H, लेकिन हाइड्रोजन गैस बोला है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा H2। जैसे H2 लिख देंगे मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। आपको ऐसे एरो बना देना है ऊपर की तरफ, ठीक है, गैस है तो ऊपर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए। जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ये पहला रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है Na+HCl गिव्स क्वेश्चन मार्क बना देगा और आपसे बोलेगा कि लास्ट में बताइए उत्पाद में क्या बनेगा। तो दूसरा अब क्या है, दूसरा जो इसका रासायनिक गुणधर्म है वह है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम धातु ले लेते हैं Na और कार्बोनेट का पता है क्या होता है, CO3 होता है। तो अगर धातु कार्बोनेट बोला जा रहा है मतलब इनका एक यौगिक बनेगा, तो Na के पावर +1 होता है और CO3 के पावर -2 होता है। तो इनका यौगिक बनेगा तो इसका +1 इसका 2, तो ऐसे तिर्यक गुणा होगा तो ये हो जाएगा Na2CO3। तो ये हो जाएगा क्या, धातु कार्बोनेट। अगर Na की जगह Mg ले लेते हैं तो उनका संयोजकता आपको पता होना चाहिए। तो Mg के पावर +2 होता है तो MgCO3 हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन बोलिए या बाई कार्बोनेट बोलिए, बात एक ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर बाई कार्बोनेट होता है, कहीं कहीं पर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा होता है, तो दोनों एक ही बात होता है। तो धातु फिर से वही ले लेते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा HCO3। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। Na के पावर होता है +1, HCO3 के पावर होता है -1। तो अगर ये दोनों आपस में मिलकर के यौगिक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaHCO3। ये बन गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम है तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए CO3 की पावर -2 होता है, HCO3 की पावर -1 होता है, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो क्या बनेगा, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण जल तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन करता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। बहुत आसान है, लेकिन एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, एक एक वाक्य में क्या बताया जा रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन बनेगा अगर MCQ टाइप में तो यहीं से बनता है कि रिएक्शन में क्या बनेगा, जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम क्या ले लेते हैं, एक धातु कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। अभी मैंने आपको बताया था धातु सोडियम लिया था और कार्बोनेट CO3, यौगिक बनेगा तो क्या हो जाएगा Na2CO3। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, अम्ल के साथ। तो अम्ल ले लेते हैं HCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, वही चीज जिसके पावर प्लस आयन होगा वह ऋण आयन के साथ यौगिक बना लेगा। तो यहाँ पर Na के पावर +1 होता है और Cl के पावर -1 होता है। तो जो Na होगा वो Cl के साथ मिलकर के यौगिक यानी कि लवण बना लेगा। तो क्या हो जाएगा NaCl। अब प्लस में क्या बनता है, जल बनता है यानी H2O। अब प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हो जाएगा CO2, ठीक है। लिखा भी गया है कि लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो लवण आपको देख लेना है कि किसके साथ मिलकर के यौगिक बनेगा, बाकी तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता ही है। तो ये चीजें यहाँ पर बनता है। तो इसको संतुलित भी कर देते हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण रहता है तो सही रहता है। यहाँ पर Na 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब Cl 2 बार हो चुका है, यहाँ पर Cl 1 बार है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो Cl भी 2 बार हो गया, यहाँ पर भी 2 बार हो गया। Na2 यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर भी 2 बार हो गया। और यहाँ पर एक C 1 बार है
तो यहाँ पर भी C एक बार है, 3 बार ऑक्सीजन है तो 1 और 2, 3 बार यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, 2 बार हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 बार हाइड्रोजन, मतलब समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सेम वही चीज अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हम कराएंगे तब भी हमें वही चीज मिलेगा। तो उसका भी हम रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे NaHCO3, इसकी अभिक्रिया जब हम HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, वही चीज Na के पावर +1 Cl के पावर -1। तो ये क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा। तो NaCl ये हो गया। अब प्लस में क्या बनता है, जल बनता है यानी कि H2O। अब प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अब देख लेते हैं क्या ये संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर एक बार Na, यहाँ पर भी एक बार Cl, एक बार Cl यहाँ पर भी है, 2 बार हाइड्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 3 बार ऑक्सीजन, 3 बार ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और 1 बार कार्बन, यहाँ पर भी 1 बार कार्बन है। ठीक है, मतलब इसमें तो समीकरण हमारा संतुलित है। तो ये रिएक्शन हो जाएगा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी धातु हो, पोटेशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा जो अभिक्रिया है इसका रासायनिक गुणधर्म का, वह है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धातु ऑक्साइड होता क्या है। तो सबसे पहले हम धातु ऑक्साइड को समझ लेते हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड, तो धातु से समझ आ रहा है कोई उसमें धातु होना चाहिए। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब भी कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है तो जो यौगिक हमें मिलता है वही धातु ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कोई धातु ले लेते हैं कैल्शियम यानी कि Ca, क्या है, धातु है, और ऑक्साइड दिया है। तो ऑक्साइड का मतलब ये होता है ऑक्सीजन, तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा, जो यौगिक मिलेगा वही धातु ऑक्साइड कहलाता है। तो बताइए यौगिक कैसे बनता है, इनके ऊपर जितना चार्ज होता है उनका त्रियक गुणा कर देते हैं तभी तो यौगिक बनता है। अभी मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट में बताया था। तो देखिए Ca के पावर कितना होता है, +2 होता है और ऑक्सीजन के पावर होता है -2। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, Ca2O2। तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 बचेगा, तो केवल क्या हो जाएगा, CaO। यहाँ भी काट सकते हो, 1 और 1 कटेगा तो काट सकते हो। तो क्या हो जाएगा, CaO हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, CaO। इसी को कहा जाता है धातु ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, धातु कौन सा है, कैल्शियम, और ये तो ऑक्साइड हमेशा रहेगा, तो इसे कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बस यही होता है धातु ऑक्साइड। तो अगर इसके साथ HCl या H2SO4 कोई भी अम्ल अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको धातु ऑक्साइड समझ में आ गया होगा। तो दिया है कि अम्ल जो है कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। बहुत आसान है, पिछले वाले में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता था, लेकिन इसमें केवल लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, अभी मैंने आपको बताया कैसे आया कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैसे बनता है, यौगिक कैसे बनता है। मैंने आपको बताया है कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो दोनों आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। तो Ca के पावर +2 होता है, Cl के पावर -2। तो CaCl के साथ क्या बनेगा, यौगिक बनाएगा। तो इसका 2 यहाँ पे चलाएगा, इसका 1 यहाँ पे, तो CaCl2 बन जाएगा। तो वही लिखा गया CaCl2। अब प्लस में क्या बनता है, जल बनता है, तो H2O। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। ठीक है, वो पहले से ही 2 नहीं होता है, संतुलित करने के लिए लिखा जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं MgO, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि धातु मैग्नीशियम है, O लगा है तो ऑक्साइड। अब प्लस में यहाँ पर हम दूसरा अम्ल ले लेते हैं H2SO4। अब इसमें कैसे अभिक्रिया होगा, तो यहाँ पर देख लो किसके पावर प्लस है, तो धातु के पावर +2 होता है, यानी Mg के पावर +2 होता है, और इसमें H के पावर +1, SO4 के पावर -2। तो Mg किसके साथ अभिक्रिया करेगा, SO4 के साथ। तो इसका भी 2, इसका भी 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, MgSO4। तो वही चीज लिखा गया यहाँ पे, MgSO4 प्लस जल बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O। तो यही होता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जो कि
अम्लों के रासायनिक गुणधर्म का तीसरा गुणधर्म है कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो लास्ट टॉपिक क्या है, अम्ल में हमें अम्लों के उपयोग पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अम्ल के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेंगे। इतना ही चीज हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, अम्ल में कि अम्ल क्या होता है, अम्लों के प्रकार कौन कौन से थे, अम्ल के भौतिक गुणधर्म, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म और लास्ट में अम्लों के उपयोग। इतना आपको पता होना चाहिए। पेपर में आपके इतने के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अम्लों के उपयोग क्या क्या होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक के निर्माण में और कृत्रिम रेसे बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है तथा उर्वरक, औषधि, विस्फोटक आदि बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कम से कम इतना आपको उपयोग पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में 1 से 2 नंबर का दे देता है कि अम्ल के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो 2 उपयोग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे कि क्षारक क्या होता है। जितना भी चीज हमें पढ़ना है सब कुछ पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर में बता रहा हूं तो इसके बाद कोई और लेक्चर प्रोवाइड आपको कर दूंगा। एक एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो, और लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल फ्री रहने वाला है, 1 रुपए भी मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।